हेलो स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं अधिगम और अधिगम में अब हमें पढ़ने हैं सिद्धांत। सिद्धांत यहाँ बहुत से हैं जो कि हमें कंफ्यूज करते हैं। इनमें कंफ्यूजन की एक वजह और है, प्रत्येक सिद्धांत के बहुत से नाम हैं जो कि हमें लगता है कि कैसे याद रखेंगे, और डाउट भी यही आता है कि पता नहीं कौन से नाम से क्वेश्चन पूछ लिया जाए और हमें वो नाम पता ही ना हो। आज हम एक एक नाम को समझेंगे कि भाई ये नाम क्यों पड़े हैं और हम उन्हें याद भी रख पाएंगे। साथ ही आप लोगों को जैसे पसंद है कि मैं ट्रिक के माध्यम से भी बताओ, तो हम ट्रिक भी यहाँ पर समझेंगे और सिद्धांत को इस प्रकार से पढ़ेंगे कि क्लास में ही वो सिद्धांत आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है व्यवहारवादी सिद्धांत। हम कुछ दिनों तक व्यवहारवादी सिद्धांत ही पढ़ने वाले हैं, जैसे थॉर्नडाइक का पढ़ेंगे, पावलोव का पढ़ेंगे, स्किनर का पढ़ेंगे। तो पहला आज जो हम पढ़ने वाले हैं व्यवहारवादी सिद्धांत का पहला सिद्धांत थॉर्नडाइक का सिद्धांत। आपने इस नाम को पहले भी सुना होगा, मैंने खुद में आपको थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम पढ़ा दिए हैं जो कि आपने पढ़ लिए होंगे और समझ भी लिए होंगे। आज आप जानिए थॉर्नडाइक के सिद्धांत के बारे में। व्यवहारवादी सिद्धांत है, किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। थॉर्नडाइक कौन थे? एक अमेरिकी साइंटिस्ट थे। देखो, जो भी सिद्धांत होता है जो आपको समझाया जा रहा है, इसकी आप काल्पनिक कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? थॉर्नडाइक है, और वो कहाँ का रहने वाला था? अमेरिका का रहने वाला था। वो क्या कर रहा था कि भाई उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, अब मैं पीएचडी करता हूँ, और पीएचडी में हमें पता है शोध किए जाते हैं, थीसिस लिखी जाती हैं। उसने भी थीसिस लिखी थी, ठीक है। उन थीसिस में लिखते हुए, प्रयोग करते हुए, साइकोलॉजी का था तो साइकोलॉजी पे ही करेगा ना, तो उसने क्या किया, प्रयोग करते हुए बहुत सी बातों को जाना, समझा और उन्हें अपनी थीसिस में लिखा। और उन्हीं थीसिस में काम करते हुए, उन्हीं शोध में काम करते हुए जो थॉर्नडाइक थे, उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। आपको यहाँ पर केवल इतना ही ध्यान में रखना है। आपको मेरे अकॉर्डिंग, मुझे नहीं लगता है कि ये बुक्स का नाम या फिर ये अमेरिका का था, ये सारी बातें याद रखनी है। एक पिक्चराइज फॉर्म में आप इसे ध्यान में रखें कि कब कैसे क्या हुआ था। ये थॉर्नडाइक है, अमेरिका के रहने वाले हैं, वो पीएचडी कर रहे थे, अपना शोध कार्य कर रहे थे। उसके दौरान उन्होंने एक थीसिस लिखी है, और थीसिस के दौरान ही उन्होंने ये जो है अपना सिद्धांत दिया है, और इस सिद्धांत को उन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक के अंदर बताया है। तो ये जब शोध कार्य हुआ, ये सिद्धांत जब बना, तो उन्होंने क्या देखा, क्या पाया और किस प्रकार से इस पर प्रयोग किया। उन्होंने इस सिद्धांत को समझाने के लिए या फिर इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए जो प्रयोग किया है वो बिल्ली पर किया है। इन्होंने जितने भी प्रयोग किए हैं वो पशुओं पर ही किए हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पे किया है? पशुओं पर। पशु वैज्ञानिक से कहा जाता है, थॉर्नडाइक को कहा जाता है। क्लियर हो गया? इस समय जो हम प्रयोग पढ़ेंगे, इन्होंने किस पर किया है? बिल्ली पर किया है। और बिल्ली भी कैसी ली है? भूखी बिल्ली ली है। याद रखिएगा, बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि प्रयोग के लिए किसे ले रहे हैं? एक बिल्ली को ले रहे हैं जो कि भूखी है। आपको ये बात स्पेशली अपने नोट्स में लिख लेनी चाहिए कि बिल्ली कैसी है? भूखी है। अब इस बिल्ली को इन्होंने एक पिंजरे में बंद कर दिया है, ठीक है। अब उस पिंजरे में एक दरवाजा भी इन्होंने रखा है, और इस दरवाजे का जो बटन है या फिर आप कहें चिटकनी है, उसे कहाँ पर छोड़ दिया है? अंदर की तरफ, कि भाई गलती से भी अगर बिल्ली इसे छू देगी तो ये गेट खुल जाएगा। क्लियर हो गया? इस तरीके की व्यवस्था इन्होंने बताई है, ठीक है। और सामने इन्होंने रखा है एक मछली के टुकड़े को, या एक मछली को इन्होंने सामने रखा है। ये मछली जो है, इसमें गंध आती है, ठीक है, और इस गंध को कौन अनुभव कर पा रही है? ये बिल्ली अनुभव कर पा रही है। देखो, यहाँ पर बिल्ली को भूखा लिया गया है। अरे भूख होगी तभी तो वो खाने की इच्छा रखेगी, और इच्छा रखेगी तो ही तो वो खाने की ओर आकर्षित होगी। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर व्यवस्थित इन्होंने किया है। ये प्रयोग 10 दिनों तक चला है। इस प्रयोग में क्या क्या हुआ हम समझते हैं। देखिए,
थॉर्नडाइक का जो ये प्रयोग है उसके अंदर ये जो बिल्ली है ये भूखी है, अगर इसे खाना मिल जाए तो इसे बहुत आराम मिलेगा। इस वजह से ये इस मछली की ओर क्या हो रही है, प्रेरित हो रही है कि कहीं ना कहीं ये मछली मेरे पास अगर आ जाती तो मैं अपनी भूख को शांत कर लेती। और इसी इच्छा से ये चारों तरफ क्या करती है, अपने पंजों से वार करती है, इधर उधर भागती है, उछल कूद करती है। इसे कहीं से भी कोई रास्ता नजर नहीं आता और इस उछल कूद के दौरान ही इसका जो पैर है वो कहाँ लग जाता है, इस चटकनी पर लग जाता है और इस चटकनी पे लगते ही ये दरवाजा खुल जाता है और दरवाजा खुलते ही ये इस मछली को प्राप्त कर लेती है। अब फिर से ये प्रयोग दोहराया जाता है, ठीक है। जब इस मछली को वापस यहाँ रखा जाता है और बिल्ली को क्या किया जाता है, वापस कैद किया जाता है, तो अब वापस से बिल्ली क्या करेगी कि भाई मैं उछल कूद करूं तो शायद मुझे फिर से मछली खाने को मिल जाए। तो लेकिन इसने पिछली बार उछल कूद की थी, इसे नहीं पता था कि कहाँ से क्या क्रिया हुई थी, कैसे दरवाजा खुला था, बस इसे तो पता था कि खुल गया और मुझे मेरा भोजन मिल गया और इस बार भी अगर मैं प्रयास करूं तो शायद मुझे मिल जाएगा। ये क्या करती है, फिर से उछल कूद करती है और बाय मिस्टेक इसका फिर से पैर किस पे लगेगा, इस चटकनी पे लगेगा और ये दरवाजा फिर से खुलेगा और ये मछली खा लेगी। लेकिन धीरे धीरे इसमें अपने प्रयास और त्रुटि से ये सीखने को मिल रहा है कि अगर बार बार प्रयास करने से इसे कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। ये सोच रही है कि अगर मैं इधर जाती हूँ तो भी कोई क्रिया नहीं हो रही, मैं इधर जाती हूँ तो भी कोई क्रिया नहीं हो रही, तो अब इसने अपने इन प्रयासों को बंद कर दिया, अब ये इधर ही उछल कूद कर रही है। तो जल्दी से जल्दी ये क्या हो रही है, अपने इस स्विच तक पहुंच रही है और ये दरवाजा खुल रहा है और ये मछली प्राप्त कर रही है, ठीक है। तो अब धीरे धीरे इसमें क्या आ रही है, समझ आ रही है कि मैं इस दिशा में जाती हूँ तो ही ये दरवाजा खुलता है, तो इसने इस दिशा को भी छोड़ दिया। अब ये तीनों दिशाओं को छोड़ चुकी है और अपने सारे प्रयास किस दिशा में करती है, इस दिशा में करती है। और धीरे धीरे इसमें क्या होता जा रहा है, अपने प्रयासों से ये सीखा जा रहा है कि हाँ मुझे ओनली फॉर इस डायरेक्शन में इस बटन पे ही क्या किया जाना चाहिए, अपना पैर रखना चाहिए ताकि दरवाजा खुले और मैं मछली प्राप्त कर लूं। अंत में होता भी यही है कि इतने दिनों से जो प्रयोग दोहराया जा रहा है उसमें उनको आखिर में सफलता भी मिल जाती है। बिल्ली एक बार में ही इस पर पंजा रखकर दरवाजा खोलकर मछली को प्राप्त कर लेती है। तो इस प्रकार बिल्ली ने क्या किया, प्रयासों से ये सीख लिया कि मैं इस अपने भोजन को कैसे प्राप्त करूं। अब ये तो थी इस बिल्ली और मछली की स्टोरी, लेकिन इस बात को क्या समझने को मिलता है, ये कैसे अपने लिए उपयोगी है, क्या इसमें वो बताना चाहते हैं, ये और जान लेते हैं। इस सिद्धांत में दो ही शब्द इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। पहले स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। स्टिमुलस को हम कहते हैं उद्दीपन और रिस्पॉन्स को कहते हैं अनुक्रिया। ये दो ही नाम ऐसे हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं। यहाँ समझिए, इस सिद्धांत का नाम क्या है, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपन को इंग्लिश में कह रहे हैं स्टिमुलस, अनुक्रिया को कह रहे हैं रिस्पॉन्स। सिद्धांत को कहा जा रहा है थ्योरी और ये सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। अब स्टिमुलस से एस और रिस्पॉन्स से आर लेते हुए हमने इसका एक और नाम रख दिया है एसआर थ्योरी। तीन नाम समझ में आ गए। एक नाम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, और इनको शॉर्टली हम क्या कह सकते हैं, एसआर थ्योरी। पहले इन तीन नामों को हम समझते हैं। स्टिमुलस यानी कि उद्दीपन। अब उद्दीपन क्या होता है इसे समझिए। उद्दीपन वो वस्तु या स्थिति है जो कि हमें प्रेरित करती है कुछ करने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये मछली इसे प्रेरित कर रही है कि हाँ भाई आ, और मुझे अगर खा लेगी तो तेरा पेट भर जाएगा। तो इस प्रकार से एक ऐसी वस्तु है जो इसे प्रेरित कर रही है कि भाई अगर ये इसके पेट में होगी तो इसकी भूख शांत हो जाएगी। इसी प्रकार आप अपने लक्ष्य को यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका लक्ष्य है, जो आपका उद्दीपन है, वो आपको प्रेरित कर रहा है कि अगर आपने इस लक्ष्य को पा लिया, आपने अपने एग्जाम को क्लियर कर लिया, तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लोगे। ऐसा ही इस बिल्ली के साथ यहाँ पर दर्शाया गया है। रिस्पॉन्स का अर्थ होता है अनुक्रिया।
अनुक्रिया वो होती है जो उद्दीपक के अनुसार की जाती है। जैसे यहाँ पर उद्दीपक क्या है, खाना, और खाने के लिए आपको क्या रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, उसे खाना पड़ेगा, मतलब जो भी आपका खाना है वो आपको खाना पड़ेगा। इसी प्रकार यहाँ पर उद्दीपन क्या होता, पानी, तो पानी के अनुसार अनुक्रिया क्या हो जाती, पीना। ठीक है, तो आपको ये दोनों वर्ड्स में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपन क्या होते हैं, जो हमें प्रेरित करते हैं कुछ करने के लिए, वो कोई वस्तु हो सकती है या कोई स्थिति हो सकती है। ठीक है, अनुक्रिया क्या होती है, उस उद्दीपन के प्रति की गई क्रिया। जैसे यहाँ पर पानी होता और आपको प्यास लगी है तो आप उसके प्रति क्या क्रिया करोगे, पीने की क्रिया करोगे। अगर आपका उद्दीपन कोई लक्ष्य है तो उसे पाने के लिए आप हर संभव प्रयास करोगे, वही क्या है, आपकी अनुक्रिया। तो ये समझ गए होंगे आप इन शब्दों को। उद्दीपन को हम स्टिमुलस कह रहे हैं, अनुक्रिया को रिस्पॉन्स कह रहे हैं, ये भी समझ में आ गया। अगर इसे हम शॉर्ट में बोलेंगे तो इसका एस और इसका आर, तो इन दोनों को मिलाकर भी एक थ्योरी बनती है जिसका नाम क्या हो जाएगा, एस आर थ्योरी। 3 नाम क्लियर। नेक्स्ट नाम पर चलते हैं, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। मैंने पहले भी बताया था ये सिद्धांत बहुत सारे नामों से जुड़े हुए होंगे, मतलब जितने सिद्धांत पढ़ेंगे उनमें हर किसी में 4 या 5 या 10 नाम तो होंगे ही होंगे। तो यहाँ पर तीसरा नाम आता है प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। अब इस नाम को क्यों रखा गया है, देखो ये बिल्ली क्या कर रही है, बार बार प्रयास कर रही है। इसने लगातार 10 दिनों तक जब ये प्रयोग चला तो इसने 10 दिनों तक अपने प्रयास जारी रखे हैं। हर प्रयास में ये कुछ ना कुछ सीख रही है। इसने 2-3 बार तो ऐवे ही क्या किया है, अटैक करके दरवाजे को खोल के और भोजन को प्राप्त किया है, लेकिन फिर ये समझने लगी कि मुझे इधर नहीं जाना, मुझे इधर नहीं जाना। लास्ट तक ये यहाँ भी जाना बंद कर दिया और अंत में ओनली फॉर इस दरवाजे की ओर ये जाती थी और सबसे लास्ट में इसने केवल इस बटन पर ही क्रिया करना स्टार्ट कर दिया। मतलब बहुत सारे प्रयास किए, बहुत सारी त्रुटियां की, मतलब बहुत सारी गलतियां की और उससे उसने क्या कर लिया, सीख लिया। तो नाम हम दे सकते हैं कि बहुत सारे प्रयास का और बहुत सारी गलतियों का प्रयोग। समझ में आ गया। नेक्स्ट है प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। देखिए ये बार बार प्रयत्न कर रही थी और भूल जा रही थी कि मैं किधर गई थी। ठीक है, तो आप इस प्रयोग को इस प्रकार से याद रख सकते हैं, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। ये नाम भी क्लियर हो गए। नेक्स्ट आता है बंधन का सिद्धांत। बंध देखिए, उद्दीपन नहीं होता तो अनुक्रिया नहीं होगी, कि आपके सामने पानी ही नहीं होगा तो आप पिएंगे क्या, खाना ही नहीं होगा तो खाएंगे क्या, और लक्ष्य ही नहीं होगा तो आप क्रिया कैसे करेंगे। कि भाई लक्ष्य है, आपने अभी अभी सोचा है कि मुझे रीट क्लियर करनी है, फर्स्ट ग्रेड क्लियर करनी है, सेकंड ग्रेड क्लियर करनी है, तो वो लक्ष्य है। उसे पाने के लिए आज आप बहुत सारी क्रियाएं कर रहे हो, लेकिन वो सामने नहीं होगा तो आप क्रियाएं कैसे करोगे। वही सेम यहाँ कंडीशन है कि अगर उद्दीपन ही नहीं होगा तो अनुक्रिया किस प्रकार से होगी। तो ये सिद्धांत जो है वो कहता है कि इनमें बंधन है, इनमें एक संबंध है। तो यहाँ पर इसका एक और नाम पड़ा बंध का सिद्धांत। नेक्स्ट आता है संबंध का सिद्धांत। अभी मैंने समझाया है, सेम वही बात है, इन दोनों में क्या है, संबंध है। संबंध का सिद्धांत, संयोजन का सिद्धांत। देखो ये क्या कर रहा है, संयोग कर रहा है, इनका योजन हो रहा है, तो संयोजन का सिद्धांत। अब देखिए एक और नाम दिया गया है हर्ष व दुख का सिद्धांत। देखो इसे जब कुछ मिल रहा था तो खुशी हो रही थी, लेकिन वापस से जब ये प्रयास करने लगती थी उसे दुख होता था कि फिर से मुझे उतना ही प्रयास करना पड़ेगा, फिर से उसे पाना पड़ेगा। तो कई बार इसे दुख का अनुभव हो रहा है, कई बार इसे हर्ष का अनुभव हो रहा है। तो इसे आप कह सकते हैं हर्ष व दुख का सिद्धांत। परिश्रम व धैर्य का सिद्धांत। देखो यहाँ बिल्ली क्या कर रही थी, बहुत प्रयत्न किए, हम कह मात्र रहे हैं लेकिन ये बटन ऐसे ही इससे नहीं दबा होगा। इसने बहुत बार इधर, बहुत बार इधर और बहुत बार इधर पूरे पूरे दिन मेहनत की होगी, तब जाकर ये इस स्विच पर पैर रख पाई होगी। तो इस प्रकार इसने बहुत परिश्रम किया, बहुत धैर्य रखा, तब जाकर इसे भोजन प्राप्त हुआ। तो इस सिद्धांत को हम एक और नाम दे सकते हैं, परिश्रम व धैर्य का सिद्धांत। नेक्स्ट एंड लास्ट इसका नाम है आवर्ती का सिद्धांत। आवर्ती का सिद्धांत इसलिए क्योंकि ये जो
प्रयोग था या ये जो क्रिया थी, इसने जब बार बार दोहराई तब उसे ये बात समझ में आई कि मुझे मात्र इस बटन पर पैर रखना है, तभी मैं सफल हो सकती हूँ। तो इसी क्रिया की वजह से, यानी इस कार्य को सीखने के लिए इसने बहुत मेहनत की, बहुत प्रयत्न किए, बहुत प्रयास किए, बहुत बार इस कार्य को दोहराया। दोहरान को ही हम क्या कहते हैं? आवृत्ति, बार बार पुनरावृत्ति। तो ये क्या है हमारे पास? आवर्ती का सिद्धांत। ये तो था कि ये नाम कैसे दिए गए हैं, इतने नाम कैसे पड़े हैं, हमने एक एक नाम को यहाँ पर रिलेट करके समझ लिया। लास्ट में हम सीखेंगे इनके लिए एक शॉर्ट ट्रिक कि कैसे इन नामों को हम याद रख सकते हैं। उससे पहले हम इस सिद्धांत के बारे में और जानते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, सिद्धांत की थ्योरी क्या है, सिद्धांत के नाम कैसे दिए गए हैं। अब हम जानेंगे चरण। देखिए, ये चरण हमें याद क्यों रखने हैं? ये हर बात पे लागू होंगे। जैसे इसके 3 ही चरण है। पहला है प्रयास करना, पहले इसे प्रयास करने ही पड़ेंगे। बिल्ली ने भी इधर उधर उछल कूद की, तब जाकर के वो अपने लक्ष्य तक पहुंची। ये बात हर एक बिंदु पर अब लागू होगी। आपको आपका लक्ष्य ऐसे ही नहीं मिल जाएगा, आपको भी बहुत प्रयास करने पड़ेंगे, आपको बहुत माथापच्ची करनी पड़ेगी, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, उसको रिवाइज करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपकी जो मौज मस्ती की लाइफ है उसे छोड़ना पड़ेगा, इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इतना प्रयास करना पड़ेगा ताकि आपके हर एक डाउट को आप क्लियर कर सकें। तो ऐसा ही पहला चरण क्या है इस सिद्धांत का? है प्रयास करना। दूसरा आता है असफल होना। देखो, प्रयास तो करे जा रहा है, बिल्ली भी कर रही थी, लेकिन ये बहुत बार असफल हुई, बहुत बार हारी, फिर जाकर के इसे प्रयास करना स्टार्ट रखा और अंत में से क्या मिलती है? सफलता। तो इसके 3 ही चरण हैं। पहले प्रयास करना, असफल होते रहना और फिर से प्रयास करना और सफल हो जाना। इन चरण में भी आपको कई क्वेश्चंस के जवाब मिल जाएंगे। यहाँ तक के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अब हम जानेंगे कि इस सिद्धांत का हम किस प्रकार से, हमारी जो ये दैनिक, इस सिद्धांत का हम किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, और साथ ही हम जानेंगे कि इस सिद्धांत में दोष क्या क्या है। देखिए, जब भी कोई सिद्धांत दिया जाता है और उसके बाद फिर से उस पर कोई सिद्धांत आता है, तो इसका मतलब है कि उस सिद्धांत में कुछ ना कुछ दोष है और आगे आने वाला सिद्धांत उसे दूर करेगा और उससे आगे आने वाला सिद्धांत उसकी कमियों को दूर करेगा। तो इस सिद्धांत में भी क्या है? कुछ कमियां हैं जिन्हें आगे आने वाले सिद्धांत दूर करेंगे। तो हम पहले जानते हैं कि इनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाए और फिर जानेंगे इसमें दोष क्या क्या है। उससे पहले हम जान लेते हैं इस पर क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे। पहला ही क्वेश्चन है इनसे नाम से रिलेटेड। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया है? प्रयास वह त्रुटि सिद्धांत किसने दिया है? आवर्ती सिद्धांत किसका है? मतलब आपको इन नामों से भी सिद्धांत किसने दिया है ये पता होना चाहिए। या फिर आप इस प्रकार से ध्यान रखें कि निम्न में से थॉर्नडाइक का सिद्धांत कौन सा है। यहाँ पर एक डाउट तो ये क्लियर हो गया, थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर। फिर से भूखी बिल्ली पर, यह भी ध्यान रखना है। कई बार लिख दिया जाता है बिल्ली पर, भूखी बिल्ली पर, तो आपको भूखी बिल्ली को सही करना है। उद्दीपन क्या लिया था? मछली, या फिर आप कह सकते हैं गंध युक्त मछली। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। चरण आपको समझ में आ गए। एक बार आप इसे खुद पर भी अप्लाई करके समझ लीजिए कि आपके सामने क्या होनी चाहिए? कोई प्रेरणा होनी चाहिए, जैसे कि आपका लक्ष्य है। आपका जो लक्ष्य है इस समय वही क्या है? आपकी प्रेरणा, और प्रेरणा ही क्या है? आपका उद्दीपन। क्लियर हो गया। अब उस उद्दीपन को आप भी पाना चाहते हैं, लेकिन मार्ग में बहुत सारी बाधाएं हैं, जैसे सिलेबस है, उसे पढ़ना है, उसे रिवाइज करना है, उसे प्रैक्टिस करनी है, उसे बहुत बार पढ़ना है। ठीक है, बहुत सारी परिस्थितियां आएगी, बहुत सारे मौसम प्रभावित करेंगे, साथ ही साथ बहुत सारा आलस आएगा। मतलब कहने का ये है कि बाधाओं का भंडार है। अब आप उन बाधाओं को क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। उसके लिए बहुत सारे प्रयास करेंगे, बहुत सारी त्रुटियां होंगी, बहुत सारी गलतियां होंगी। हर दिन अपने आप को कोसोगे कि आज मैंने ये दिन खराब क्यों किया,
इस प्रकार से सारे प्रयास, सारी त्रुटियां करते हुए कई बार यहाँ पर असफलता मिलेगी कि आज का टेस्ट अच्छा नहीं गया, आज की पढ़ाई अच्छी नहीं गई। फिर से प्रयास करोगे और अपने लिए वो पल इकट्ठे कर लोगे जिससे कि आप सफल हो सको, और आपको अंत में क्या मिल जाएगी? सफलता। और लास्ट में आप जब इंटरव्यू दोगे तो आप केवल वो बिंदु सामने रखोगे जिससे आपको सफलता मिली है, मतलब आपने कुछ अनुभव किया है, आपने कुछ संग्रहित किया है कि हाँ इस प्रकार से सफलता पाई जा सकती है। और उस इंटरव्यू में आप वही कहते हुए दिखाई दोगे कि हाँ भाई मैंने ये ऐसे किया था, मुझे सफलता मिली थी, आप ये गलतियां मत करना जो मैंने की है। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे इस सिद्धांत की उपयोगिता। आखिर ये सिद्धांत शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से उपयोगी है। देखिए, ये पहला ही कार्य क्या करता है? असफलता में सफलता। कि बार बार प्रयास करके, बार बार त्रुटि करके उसे इतनी असफलता मिली, फिर भी वो सफलता की ओर बढ़ गया। तो यही स्टूडेंट्स की लाइफ में करवाया जा सकता है कि जब भी स्टूडेंट्स डिमोटिवेट होने लगे, असफलताओं से हारने लगे, तो उससे यही कहना है कि ये सफलताएं क्षणिक हैं, कुछ समय बाद आपको सफलता भी प्राप्त होगी। और इसी से, इस आशावादिता से वो क्या हो जाएगा? अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है निराशा में आशा। निराशा होती है जब असफलता मिलती है, तो निराशा होती है, लेकिन एक आस कि अगर मैंने प्रयास जारी रखा तो क्या पता मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूं। तो ये जो निराशा में भी आशा का जो पहल है वो जारी रखी जा सकती है। करके सीखना, जैसा कि हमें यहाँ पर बताया गया है कि कोई यहाँ पर कोई दूसरा आपको कुछ भी नहीं सिखा रहा है। जितना ज्यादा हम करके उसे सीखेंगे, उतना ही ज्यादा हम उसे अच्छे से सीख पाएंगे, उसे और ज्यादा मजबूत कर पाएंगे। तो ये किसको महत्व देता है? करके सीखने को महत्व देता है। अगला आता है अभ्यास की क्रिया पर आधारित। कि बार बार अभ्यास करेंगे तो ही हमें वो चीज समझ में आएगी। अनुभव से लाभ उठाना। अनुभव से भी हम लाभ उठा सकते हैं। देखिए, इन पॉइंट्स को कुछ एग्जाम्पल से सीखिए। आप करके सीख सकते हैं, मतलब जब तक आप गणित के, विज्ञान के क्वेश्चंस सॉल्व करके नहीं देखोगे, आपको वो कभी भी आने वाले नहीं हैं। यहाँ तक कि किसी भी सब्जेक्ट को आप अगर पढ़ते हो, तो अगर आप उसे पढ़ के नहीं देखोगे, कुछ उसमें करके नहीं देखोगे, वो सब्जेक्ट आपको आने वाला नहीं है। अभ्यास की क्रिया पर आधारित। कितनी बार आपसे कहा गया है कि कोई टॉपिक पढ़ो तो उसे रिवाइज करो और उतना ही प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितना ज्यादा आप उसका अभ्यास करोगे, जितना ज्यादा आप उसे प्रैक्टिस में लाओगे, वो उतना ही ज्यादा आपको समझ में आएगा। आप कुछ भी ना करो तो केवल इतना कर दो कि मेरा टॉपिक क्लियर है, मैं इसे किसी को पढ़ा देता हूँ। चाहे आप आईने के सामने खड़ा होकर खुद को ही पढ़ा दो, ठीक है, तो आपको वो टॉपिक जो भी कमियां थी वो नजर आ जाएंगी कि हाँ ये टॉपिक मुझे अब नहीं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, अनुभव से लाभ उठाना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी किसी भी क्वेश्चन में आपको अनुभव शब्द दिख जाए, तो डायरेक्ट उसका जवाब किसमें से होगा? थॉर्नडाइक के सिद्धांत में होगा। यहाँ पर हम इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं कि एक बेबी है जो कि आग की तरफ जा रहा है। उसका बड़ा भाई उसे रोक लेता है कि भाई आग की तरफ मत जा, तू जल सकता है। तो यहाँ पर उसने कौन सी क्रिया की? ये कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो आप बताएंगे, तो आप उसमें सही जवाब ढूंढ सकते हैं कि ये थॉर्नडाइक के सिद्धांत से संबंधित है, क्योंकि उस बालक ने पहले खुद भी इस बात का अनुभव किया होगा कि आग के पास जाने से वो जल सकता है। वो खुद भी कभी आग के पास गया होगा और उसे उसका अनुभव है, तभी वो अपने छोटे भाई को जाने नहीं दे रहा। तो अनुभव से लाभ उठाना। अब वो बिल्ली जो थी यहाँ पर, वो अब सीख गई थी, उसे अनुभव हो गया था कि अगर मैंने इस बटन को छुआ तो मैं बाहर निकल सकती हूँ। और वही क्रिया क्या होती है? हम सबके साथ होती है। जब आप एक बार पेपर क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपको बहुत से अनुभव होते हैं कि लास्ट टाइम शायद मैं कुछ क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाया था, इसलिए मेरा पेपर क्लियर नहीं हुआ था। तो अब की बार मैं सारे क्वेश्चन अच्छे से अटेंड कर सकूं, इसके लिए मैं प्रैक्टिस भी करूंगा और उतने ही घंटों में एक पेपर को सॉल्व करके भी देखूंगा कि कितने टाइम में मैं कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ।
तो अनुभव हमें बहुत कुछ सिखाता है और थॉर्नडाइक के सिद्धांत का मेन आधार भी यही है। याद रखिएगा, अनुभव से रिलेटेड सारे क्वेश्चन किसके रहेंगे? थॉर्नडाइक के सिद्धांत के। नेक्स्ट आता है निरंतर प्रयास पर बल। ये सिद्धांत निरंतर प्रयास करने पर बल देता है। आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता, जितने ज्यादा हम प्रयास करते हैं, जितने ज्यादा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाते हैं, हम अपने ऊपर विश्वास करने लग जाते हैं, हम अपने ऊपर निर्भर होने लग जाते हैं। मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी, बिल्कुल सही है। मंद बुद्धि बालकों को कोई चीज जल्दी से समझ में नहीं आती है, उन्हें बार बार प्रयास करके, बार बार उनकी त्रुटियों को सही करवाते हुए उन्हें कुछ ना कुछ सिखाया जा सकता है। तो ये सिद्धांत उनके लिए बेहद उपयोगी है, छोटे बालकों के लिए उपयोगी। ये जो सिद्धांत है वो छोटे बालकों के लिए भी उपयोगी है। कैसे? आप लोगों ने देखा होगा कि हम छोटे बालकों को कुछ सिखाते हैं तो बार बार, जैसे एबीसीडी भी है तो उसे बार बार बुलवाते हैं, तब जाकर के उन्हें वो चीजें आने लगती है। या फिर जब हम एबीसीडी लिखना सिखाते हैं तो हम उनको होमवर्क डाल के देते हैं कि बेटा इस प्रकार से जैसे मैंने लिखा है आप भी लिखना, प्रैक्टिस करना, ठीक है। और वो इसी प्रकार करते करते उस चीज को सीख जाते हैं। तो जितना अच्छा आप उन्हें ये प्रयास करवाएंगे वो उतना ही अच्छे से उसे सीख जाएंगे। तो यहाँ पर छोटे बच्चों को हम कई चीजें इसके द्वारा सिखा सकते हैं। यहाँ आप कुछ और एग्जाम्पल सीख सकते हैं, जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी जो चप्पल होती है उल्टे पैर की सीधे पैर में और सीधे पैर की उल्टे पैर में पहनते हैं। कॉमन सी बात है। वो जैसे जैसे आप उन्हें प्रयास में लाएंगे कि नहीं आप इसे सीधी पहनिए, तो धीरे धीरे उन्हें सीधी पहनना आ जाएगा। कुछ बच्चे स्टार्टिंग में जब खुद तैयार होना सीखते हैं तो अपने शर्ट के बटन ऊपर नीचे बंद कर लेते हैं, तो इसे भी वो धीरे धीरे प्रयास के माध्यम से ही सही बंद करना सीखते हैं। और टाई लगाना, जैसे टाई जो होती है गांठ लगाने वाली, वो हमें प्रयास करने पर ही लगानी आती है। जूतों की लेस बांधना छोटे बच्चों को नहीं आता है, वो प्रयास से ही उसे सीखते हैं। ये सभी एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ऐसे ही एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन बोला था कि एक बच्चा है जो छोटे भाई को आग के पास नहीं जाने दे रहा है, उसे रोक लेता है, तो यहाँ पर कौन सा सिद्धांत हो सकता है? ऐसा क्वेश्चन थ्योरेटिकली लिखा हुआ हो सकता है, आपको सही जवाब देना होगा। अब आप समझ गए होंगे इनका क्या रोल है। अगला है गणित, विज्ञान व समाजशास्त्र सीखने में उपयोगी। एज इट इज पूछा जा सकता है, गणित, विज्ञान व समाजशास्त्र या दर्शन शास्त्र सीखने के लिए हम कौन से सिद्धांत का उपयोग करेंगे? तो आप बता दीजिएगा थॉर्नडाइक के सिद्धांत को, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिस जरूरी है, बिना प्रैक्टिस के ये नहीं आते। तो वही प्रैक्टिस, वही प्रयास आपको याद रह जाएगा। स्व अध्ययन, देखिए यहाँ पर उस बिल्ली को किसी ने कुछ नहीं सिखाया था कि ऐसा करने पर कुछ होगा, तो स्व अध्ययन है। यहाँ हर कोई काम हम स्व अध्ययन के द्वारा सीख रहे हैं, खुद करके सीख रहे हैं, तो ये स्व अध्ययन पर अधिक जोर देता है। इसके माध्यम से हम लिखना, पढ़ना, दौड़ना, चलना आदि सिखा सकते हैं। कि अभी मैंने एग्जाम्पल भी दिए थे कि आप बच्चों को लिखना सिखाते हैं, पढ़ना सिखाते हैं, दौड़ना सिखाते हैं। होता है ना, धीरे धीरे बच्चे को जब चलना नहीं आता है तो हम उसे एक एक दो दो पैर उठाते हुए पकड़ के चलाना सिखाते हैं। वो कुछ दिनों में पैर भरना सीखता है, फिर वो धीरे धीरे चलना सीखता है और आखिर में वो दौड़ना भी सीखता है। तो इस प्रकार से हम ये क्रिया प्रयास के द्वारा ही उसे सिखा सकते हैं, चलना सिखा सकते हैं। तो ये कुछ एक ऐसी बातें थी जो आपको ध्यान में रखनी है। इनसे क्वेश्चन भी बनते हैं, तो वो क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे हैं जो कि अभी आपने सुने, उन्हें आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और जब कोई बच्चे ऐसे हैं जो पूछते हैं कि हम नोट्स कैसे बनाएं, तो अभी जो बातें गई आप उसे अपने अकॉर्डिंग लिख करके अपने नोट्स बना सकते हैं। जैसे ये बिंदु मैंने अभी लिखे हैं, तो इनके सामने जो मैं एक्सप्लेन करती हूँ वो आप इनके सामने लिख सकते हैं। और एग्जाम्पल्स वगैरह हैं तो वो मैं जो बोलती हूँ वो आप इनके सामने लिखेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेंगे। तो इस प्रकार से आप अपने नोट्स बना लिया करें। अब बात आती है कि जो अभी हमने नाम समझे थे वैसे मैंने उनको कनेक्ट करके समझा दिया है, लेकिन कई बच्चे उनके लिए शॉर्ट ट्रिक चाहते हैं। मैं उनके लिए एक शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे लिख रही हूँ। काफी बुक्स वगैरह में भी आपने ये शॉर्ट ट्रिक देखी होगी, कोई नई ट्रिक नहीं है, लेकिन इसे मैं आपको रिलेट करके समझा देती हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए। एस आर थॉर्नडाइक, ठीक है। उद्दीपन, अनुक्रिया
स्टिमुलस रीइंफोर्स थॉर्नडाइक, मतलब थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है, स्टिमुलस रीइंफोर्स सिद्धांत है, एसआर सिद्धांत है। हो गए ना यहाँ पर 4-5 नाम। अगला आता है ऊस है। ऊस से यहाँ पर किसका सिद्धांत है? उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। लिख लीजिएगा यहाँ पर। से यहाँ पर सिद्धांत है संबंधवाद का सिद्धांत। ब से यहाँ पर सिद्धांत है बंधन का सिद्धांत। से यहाँ पर सिद्धांत है संयोजन का सिद्धांत। क्लियर? यहाँ पर इसे जोड़ने के लिए रखा गया है। आसी से हमें याद रखना है, आ से सिद्धांत है आवर्ती का सिद्धांत। सी से यहाँ पर सिद्धांत है सीखने का सिद्धांत। आप इनके पास लिखते जाएं। प्रयास से प्रयास त्रुटि का सिद्धांत। करके चढ़ गया। क्लियर है? एसआर थॉर्नडाइक उस बस पर आसी प्रयास करके चढ़ गया। ये सभी जो बिंदु हैं ये केवल जोड़ने के लिए लिखे गए हैं, अदरवाइज यहीं पर सारे नाम क्लियर हो रहे हैं। एसआर सिद्धांत, स्टिमुलस रीइंफोर्स सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, थॉर्नडाइक सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, संबंध सिद्धांत, बंधन सिद्धांत या बंध सिद्धांत, संयोजन सिद्धांत, आवर्ती सिद्धांत, सीखने का सिद्धांत। एक और नाम है सीखने का सिद्धांत। प्रयास का सिद्धांत, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। तो ये सारे नाम हमने इस शॉर्ट ट्रिक में देख लिए हैं। अब बात आती है कि इस सिद्धांत में दोष क्या क्या है। उपयोगिता हमने समझ ली, अब हमें जानने हैं इस सिद्धांत के दोष, कोई कमियां क्या थी ताकि नए सिद्धांत में उन्हें क्लियर किया जा सके। पहला तो इसने क्या किया है, ये मंद बुद्धि वालों के लिए उपयोगी है। अब अति बुद्धि वाले मतलब इंटेलिजेंट जो बच्चे हैं उनके लिए तो ये उपयोगी हो ही नहीं सकता, वो तो एक बार या 2 बार में वो चीज सीख जाएंगे, तो वो इतने प्रयास क्यों करेंगे? इतने अधिक प्रयास उनके लिए उपयोगी नहीं है, समय की बर्बादी है। ये सिद्धांत उनके लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। यहाँ पर बाह्य पुनर्बलन पर महत्व दिया गया है, मतलब जो मोटिवेशन आ रहा है वो बाह्य दिखाया गया है, जबकि बेस्ट मोटिवेशन किसे मानते हैं? आंतरिक को मानते हैं। जबकि यहाँ पर जो मछली थी वो बाह्य उसके लिए प्रेरणा थी, आंतरिक प्रेरणा कुछ भी नहीं थी। तो ये भी इसकी क्या है। साथ ही इसमें सीखने के लिए कोई चिंतन नहीं किया गया है। यहाँ पर चिंतन को बिल्कुल महत्व नहीं दिया गया है कि भाई थोड़ा सा तो वो मानसिक रूप से सोचे और मानसिक रूप से उस बात को समझे। इस प्रकार से इस सिद्धांत में ये दोष पाए गए। तो ये सिद्धांत हमारा कंप्लीट होता है। आप इसे समझिएगा, इसके क्वेश्चन अटेंड करके देखिएगा, यही बिंदु बार बार दोहराए जाएंगे। आप जो नाम पढ़ेंगे, जो शब्द पढ़ेंगे, वही शब्द आपको क्वेश्चन में ढूंढने हैं। एक और बात आपको आज इम्पोर्टेंट बता देती हूँ, चाहे क्वेश्चन कितनी भी लाइन में लिखा हुआ हो कि थ्योरेटिकली वो बहुत कुछ लिखता चला जा रहा है, जवाब में छोटे छोटे 4 बिंदु डाल दिए हैं। आपको इतनी बड़ी थ्योरी से घबराना नहीं है। यहाँ पर ध्यान देना होगा कि कुछ एक शब्द हैं जो कि आपके सुने हुए होंगे, उस शब्द पर बहुत अधिक जोर दिया जाएगा और वही शब्द आपको पकड़ना है और उस शब्द पर आपको वापस से मनन करना है कि कौन से सिद्धांत से रिलेट हो रहा है और आप सही जवाब को ढूंढ पाएंगे। तो आई थिंक आपको ये बातें बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी और आप अपने इस टॉपिक को क्लियर